हेलो एवरीवन, जय हिंद। हमने पिछले लेक्चर में हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने कंप्लीट किया। तो उसके ट्रांसफॉर्मेशन भी देख लिए और सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में भी हमने जानकारी ले ली। अब हम स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानकारी लेंगे ना। ये हमारा सेकंड चैप्टर है, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। आज के हमारे टॉपिक रहेंगे कूलम्स लॉ। तो कूलम लॉ किसे कहते हैं, देन हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, देन हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉइंट और लाइन चार्ज के अकॉर्डिंग कैसे चेंज होती है वो हम भी वो देखेंगे। ओके, हमारा फर्स्ट टॉपिक हम लेते हैं कूलम्स लॉ। बहुत ही इजी है कूलम्स लॉ, ये आपने 11th-12th में फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कूलम्स लॉ। सो कूलम्स लॉ states that the force of attraction or repulsion between the two charged bodies is directly proportional to their product of their charge and inversely proportional to the square of the distance between them. Okay, so Coulomb's law is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to square of the distance between them. ओके, यहाँ पे दो चार्जेस ले रखे हैं, एक Q1 है एक Q2 है और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारा R है। ओके, स्मॉल है। तो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारा जो फोर्स होता है बिटवीन Q1 एंड Q2, वो या तो अट्रैक्शन टाइप होगा या फिर रिपल्सिव टाइप होगा। अट्रैक्टिव टाइप कब होगा आपका, जब आपका इसमें चार कंडीशन बन सकती है। Q1 आपका या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो फिर आपका नेगेटिव हो सकता है। सिमिलरली Q2 आपका या तो पॉजिटिव हो सकता है या फिर आपका नेगेटिव हो सकता है। ओके, इसमें चार कंडीशन बन सकती है। Q1 Q2 दोनों पॉजिटिव हो, Q1 आपका पॉजिटिव हो Q2 आपका नेगेटिव हो, देन Q1 आपका नेगेटिव हो और Q2 आपका पॉजिटिव हो, देन आपका Q1 और Q2 दोनों नेगेटिव हो। जब भी सेम चार्ज होंगे, सेम चार्ज का मतलब है जैसे Q1 आपका पॉजिटिव है Q2 आपका पॉजिटिव है और Q1 आपका नेगेटिव है या फिर Q2 आपका नेगेटिव है, दोनों के बीच में आपका एक रिपल्सन टाइप का फोर्स लगेगा, मतलब दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे। ओके, लेकिन जब भी आपका Q1 अगर आपका पॉजिटिव है लेकिन Q2 आपका नेगेटिव है या फिर Q1 आपका नेगेटिव है और Q2 आपका पॉजिटिव है, उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। ओके, कूलम लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि दोनों चार्ज का जो भी फोर्स आपका लग रहा है दोनों चार्ज पे, यानी आप तो अट्रैक्शन टाइप का या फिर रिपल्सिव टाइप का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं वो दोनों की जो भी चार्जेस है उनके प्रोडक्ट से, और जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है उनके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, फोर्स F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन अगर हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट रखना पड़ता है। यहाँ पे जो K है वो आपका एक कूलम्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू K 8.98 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। ओके, और K की वैल्यू ये कैसे आई वो भी देख लेते हैं। K इज इक्वल टू वॉट, K इज इक्वल टू 1/4πε0। यहाँ पे ε0 क्या है, एक आपका इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ओके, जिसकी वैल्यू होती है 1/μ0 c स्क्वायर और उसकी वैल्यू होते हैं 8.854 इंटू 10⁻12 फेम्टो पर मीटर। ओके, और यहाँ पे μ0 ये अगर हम ε0 की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं उसके इक्वल टू हो जाएगा हमारा c स्क्वायर इंटू μ0 अपॉन 4π। c स्क्वायर क्या है, यहाँ पे c हमारा लाइट की स्पीड है वैक्यूम के अंदर। वैक्यूम के अंदर मतलब हमारा ओरिजिनल लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, आपकी लाइट है वो वैक्यूम में कैसे पास हो सकती है, क्योंकि वो आपकी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ओके, वेव्स आपकी दो टाइप की हो सकती है, या तो आपकी मैकेनिकल वेव हो सकती है या तो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो सकती है। ओके, तो मैकेनिकल वेव जो होती है वो वैक्यूम से पास नहीं होती, लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो आपके वैक्यूम से भी पास हो जाती है। इसीलिए जो हमारी लाइट है वो एक टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो भी वैक्यूम से पास हो जाती है, जिसकी उसकी वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड है। ओके, देन आपका जो ये μ0 है वो एक मैग्नेटिक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 4π इंटू 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर। ओके, ये सारी वैल्यू हम इस इक्वेशन में रखेंगे।
सो हमारे पास वैल्यू फाइनल वैल्यू आ जाएगी आपकी 8.98 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके, तो के ई कॉन्स्टेंट की वैल्यू यानी जो हमारा कूलम्स कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हमने ऐसे फाइंड आउट करी। ओके, नाउ आपका कूलम्स है वो एक वेक्टर फॉर्म में भी आपको ध्यान, वेक्टर फॉर्म में कैसे निकालते हैं वो भी ध्यान रखना है, और स्केलर फॉर्म में कैसे निकालते हैं वो भी हमें ध्यान रखना है। स्केलर फॉर्म में क्या है कि आपका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ओके, आपकी जो डायरेक्शन होती है वो नहीं होती है, कंसिडर नहीं होती है। लेकिन जब आपके वेक्टर फॉर्म में आपसे कूलम्स लॉ पूछा जाए तो उसमें आपकी डायरेक्शन भी आ जाएगी एंड देन आपका मैग्नीट्यूड भी आ जाएगा। ओके, तो कूलम्स लॉ को हम वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं और स्केलर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं वो भी देख लेते हैं। चलिए, सो कूलम्स लॉ इन अ वेक्टर फॉर्म। So Coulomb's law in a vector form states that electrostatic force F1 okay experienced by a charge Q1 इधर है यहाँ पे A पॉइंट पे, then at position of R1 in the vicinity of another charge Q2 at the position of R2 in a vacuum is equal। okay, सो यहाँ पे क्या है, एक आपका Q1 आपका एक यहाँ पे एक Z एक्सिस भी होगी, यानी आपका एक पूरा का पूरा वेक्टर फॉर्म लिया हुआ है, यहाँ पे Z एक्सिस होगी आपकी। सो आपके दो चार्ज लिए हुए हैं आपके आपके दो चार्ज लिए हुए हैं, एक आपका Q1 है जो पॉइंट A पे है और एक आपका Q2 है जो पॉइंट B पे है। नाउ आपके जो वेक्टर्स हैं यानी कि जो पोजीशन वेक्टर हैं आपके ओरिजिन से लेकर ए तक का, तो उसे हम R1 से डिनोट कर रहे हैं एंड देन ओरिजिन से लेकर B2 तक का जो आपका पोजीशन वेक्टर है वो हमें R2 से डिनोट कर रहे हैं। नाउ हमारा जो ये फोर्स लग रहा है हमारा ए का बी से, जो जब भी अट्रैक्शन फोर्स होगा, अगर वो दोनों अनलाइक चार्जेस हैं तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा। सो 2 का 1 पर कितना फोर्स लग रहा है, सो हमें उसे डिनोट करेंगे F12 एंड आपका 1 का यानी ड्यू टू Q2 पे कितना फोर्स लग रहा है। ओके, तो हमें उसे F21 से डिनोट करेंगे। ओके, सो ये हमारा वेक्टर फॉर्म है कूलम्स लॉ का, जो हमारा Q1 और Q2। अब यहाँ पे पोजीशन वेक्टर आ जाएंगे। पोजीशन वेक्टर पे क्या है, पोजीशन वेक्टर पे यहाँ पे देखिए आपके जो भी आपके पोजीशन वेक्टर है, सो उसमें आपका जो आपने कंसिडर किया Q1 पे अगर आप कंसिडर कर रहे हैं, सो R2 और R1 दोनों का डिफरेंस हमें लेना पड़ेगा, यानी R1 माइनस R2। ओके, देन बाकी का सिंबल तो बिल्कुल सेम है, 1/4πε0 भी आएगा यहाँ पे। ओके, यहाँ पे आपका ε0 भी आएगा, तो यहाँ पे एक टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे ε0 आएगा। सो हमें पोजीशन वेक्टर भी लेना पड़ेगा। सो हम क्या करेंगे, जो R12 कैप है, R12 कैप, ओके, R12 कैप क्या है, क्या कहता है, आगे हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या हम लोग यूनिट वेक्टर कैसे निकालते थे, वैसे ही यहाँ पे पोजीशन यूनिट वेक्टर हमें निकालना है। तो उन दोनों का जो मैग्नीट्यूड होता है उनका डिफरेंस, देन उनकी वैल्यू। ओके, सो यहाँ पे वही है कि आपका R1 एंड देन R2, ओके, डिवाइडेड बाय उनकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं हम, R1 माइनस R2 का स्क्वायर है, ये आपका स्क्वायर है, आपको स्क्वायर करना है। सो हम कैसे लिख सकते हैं उसे, Q1 इंटू Q2 अपॉन 4πε0 एंड देन R12 कैप। ओके, अब देखिए अगर आपके दोनों चार्जेस सेम साइन के हैं यानी कि लाइक चार्जेस हैं, सब प्रोडक्ट हमारा Q1 Q2 का प्रोडक्ट होता है वो पॉजिटिव होता है, और जो हमारी फोर्स की डायरेक्शन होती है Q1 पे, सो उसको हम QR21 के तौर पे डिनोट करते हैं। लेकिन हमारा चार्ज अगर ऑपोजिट साइन का होता है, तब हमारा जो Q1 और Q2 का प्रोडक्ट है वो नेगेटिव होता है। ओके, क्यों होता है, क्योंकि आपका एक साइन आपका पॉजिटिव होगा उस टाइम जब आपके ऑपोजिट साइन होंगे, और एक टाइम आपका नेगेटिव होगा।
सो हम जब भी Q1 यानी अगर समझ लीजिए यहाँ पे अगर Q1 है और यहाँ पे आपका Q2 है नेगेटिव चार्ज, तो दोनों का प्रोडक्ट करेंगे यानी दोनों को मल्टीप्लिकेशन में करेंगे तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस आएगा, इसीलिए Q1 और Q2 का प्रोडक्ट नेगेटिव आता है। और जो डायरेक्शन है Q1 पर किसकी, फोर्स की, फोर्स की जो डायरेक्शन है Q1 पे, उसको हम R21 से डिनोट करेंगे। ओके, और उस टाइम क्या होगा कि जो चार्जेस होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। ओके, सो हम कैसे लिख सकते हैं उसे, अगर आपका F12 है, F12 का मतलब क्या है, 2 का 1 पर लग रहा फोर्स। ओके, 2 का 1 पर लग रहा फोर्स यानी Q2 के द्वारा जो भी Q1 पे फोर्स लग रहा है उसे हम F12 से डिनोट करेंगे। हम उसे कैसे लिखेंगे, 1/4 Q1 Q2, और यहाँ पे हमारा यूनिट वेक्टर रहेगा R12 कैप एंड देन R12 स्क्वायर। ओके, सो R12 स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर अपॉन R1 माइनस R2। ओके, सो ऐसे हम निकालेंगे। यहाँ पे आपको दे रखा है R12 कैप इज इक्वल टू R12 अपॉन R12 मोड, यहाँ पे आपका मोड आएगा। सो ये कैसे निकालेंगे, R12 इज इक्वल टू R1 यानी जो वैल्यू R1 की होगी वो, देन माइनस R2। ओके, और R12 का मोड है यानी कि अंडर रूट ऑफ, यानी जो वैल्यू आएगी, ओके, जो वैल्यू आएगी उसे हम मैग्नीट्यूड में यहाँ पे रखेंगे। देन सिमिलरली हमारा यहाँ पे F21 होगा, ये F12 की जगह यहाँ पे F21 होगा, यानी आपका 2 यहाँ पे और 1 यहाँ पे। ओके, सो F21 का मीनिंग क्या है, जो फर्स्ट चार्ज पार्टिकल का सेकंड पे लग रहा फोर्स। ओके, इसका मीनिंग होता है F21। सो हम उसे कैसे लिखेंगे, 1/4 Q1 अप Q2 R21 कैप अपॉन R21 स्क्वायर। ओके, हम लोग ये आगे कैसे लगते हैं वो भी आगे देख चुके हैं R12 में। सो R21 की वैल्यू हम ऐसे निकालते हैं, R21 अपॉन मोड R21। सो दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। जब भी आप ये दोनों की वैल्यू निकालेंगे R12 और R21 की, सो उन दोनों की वैल्यू सेम होगी, लेकिन जो उनकी डायरेक्शन है वो ऑपोजिट होगी, इसलिए ये माइनस यहाँ पे रखा है। इसलिए ये लिखा है कि R21 इज इक्वल टू माइनस R12 कैप। ओके, अगर इन दोनों की डायरेक्शन आपकी ऑपोजिट है, देन आपके जो भी फोर्स लग रहा है, जो 1 का 2 पर लग रहा है या फिर 2 का 1 पे लग रहा है, देन इसलिए हम F12 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं माइनस F21। ओके, तो ये था हमारा वेक्टर फॉर्म कूलम्स लॉ का। हमें सिर्फ इतना ही साबित करना था कि दोनों फोर्स जो होते हैं वो उसकी वैल्यू सेम होती है, लेकिन उसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। ओके, ये कब होती है, अपोजिट डायरेक्शन कब होती है, जब आपके अनलाइक चार्जेस होते हैं, मतलब एक आपका पॉजिटिव होता है और एक आपका नेगेटिव चार्ज होता है। ओके, नाउ वेक्टर फॉर्म हो गया, अब स्केलर फॉर्म भी देख लेते हैं। सो स्केलर फॉर्म बहुत ही इजी है, जो हमने कूलम्स लॉ की जो भी डेफिनेशन दी, सो डेफिनेशन क्या थी, सो डेफिनेशन ये थी कि फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स is directly proportional to their product and inversely proportional to their square of their distance. Okay, so scalar form क्या है, so scalar form only describe the magnitude of electrostatic force between two electric charges. Okay, so यहाँ पे क्या है सॉरी, यहाँ पे आपका दो पॉजिटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो जब भी लाइक चार्जेस होंगे तो दोनों के बीच में आपका रिपल्सिव फोर्स होगा, लेकिन अगर दोनों अनलाइक चार्जेस होंगे तो दोनों के बीच में आपका अट्रैक्टिव टाइप का फोर्स होगा। सो इन दोनों का मैग्नीट्यूड आपका सेम आएगा।
जब भी आप F1 या F2 निकालेंगे तो उन दोनों की जो भी आपकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू है वो दोनों सेम होगी। सो फोर्स कूलम्स लॉ को हम इजीली ऐसे डिनोट करते हैं, ओके। के की वैल्यू हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो था कूलम्स लॉ का, वो उसकी वैल्यू कैसे निकाली वो भी हमने आगे जान लिया है, ओके। सो यहाँ पे कुछ है नहीं इतना खास। आर आपका डिस्टेंस है टू चार्जेस और के आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। वन सेकेंड। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपका सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक चार्ज तो आपको पता ही है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, या तो फिर पॉजिटिव होगा या तो फिर नेगेटिव होगा। सो इलेक्ट्रिक चार्ज इज कैरिड बाय सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटॉम सच एज इलेक्ट्रॉन एंड फोटॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन और फोटॉन्स होंगे, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा जिसके पास। द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज अबाउट टू 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये तो आप सबको पता है। तो ये जो एवरी चार्ज, यानी जो भी पार्टिकल होता है आपका, एवरी चार्ज पार्टिकल या फिर नेगेटिव होगा या तो फिर पॉजिटिव होगा, वो अपने स्पेस में अपने अराउंड एक स्पेस क्रिएट करता है जो अपने आप में एक इलेक्ट्रिक फोर्स उतने फील्ड में उतने एरिया में आपको महसूस करने को मिलता है। तो जो वो जो स्पेस उसने चार्ज पार्टिकल के अराउंड है, जहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फोर्स आपको फील करने को मिल रहा है, उतने एरिया को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे, ओके। उतने एरिया को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। सो मेन उसकी डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। ये उसकी प्रॉपर डेफिनेशन है। पर यूनिट चार्ज पे आपका कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, यानी E। व्हाट इज E? E इज इक्वल टू Q F, okay. So what is E? E is electric field. Electric field is electric force per unit charge, ओके। ये फिजिक्स में भी पढ़ चुके हैं, E इज इक्वल टू F बाई Q, ये हम पहले फिजिक्स में भी पढ़ चुके हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही इजी है। अब उसकी डायरेक्शन। सो अगर आपका पॉजिटिव चार्ज है, अगर आपका लिया हुआ चार्ज पॉजिटिव है, देन जो भी आपका फील्ड की डायरेक्शन होगी वो आउटसाइड दी चार्ज होगी, यानी फोर्स बाहर की तरफ आ रहा होगा, ओके। लेकिन अगर आपका नेगेटिव चार्ज लिया है आपने, तो नेगेटिव चार्ज में आपका जो आपका डायरेक्शन है, फील्ड की डायरेक्शन है, वो आप अंदर की तरफ आ रही होगी, ओके। इतना हमें ध्यान रखना है। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, okay. So whenever a unit test charge is placed in the field of in this electric field, it will experience the force emitted by the source particle, okay. The amount of force experienced by a unit charge particle when it is placed in electric field is known as electric field intensity. Now देखिए, कंसिडर करना कि जैसे यहाँ पे देखिए, ये एक आपका इलेक्ट्रिक एक चार्ज है आपका Q, कैपिटल Q, और इसकी जो भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें आप एक पार्टिकल स्मॉल q रख रहे हैं। तो ये स्मॉल q पे कितना फोर्स अट्रैक्शन या फिर आपका रिपल्सिव, दोनों फोर्स में से कोई सा भी फोर्स कितना लग रहा है, जितना अमाउंट का वो फोर्स लग रहा है उसी अमाउंट को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं, ओके। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब उससे उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगी। सो इट हैज अ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन।
the test charge that is subjected to the electric field of source charge will experience force even if it is in a rest position. इसका मतलब क्या है, जैसे आपको यहाँ पे बताया कि एक Q चार्ज पे अब जो भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड में है उसके फील्ड में अगर आपको एक चार्ज पार्टिकल रख रहे हैं, इवन ये आपका रेस्ट पोजीशन में है, यानी आप किसी भी टाइप का आपको फोर्स नहीं लग रहा, किसी भी टाइप का वो एक जगह से दूसरे जगह मूव नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी ड्यू टू दिस क्यू, कैपिटल क्यू, क्योंकि ये बड़ा है, ड्यू टू दिस क्यू उसके फील्ड जो भी है उसके कारण ये स्मॉल क्यू पे कुछ अमाउंट का फोर्स एक्सपीरियंस होगा. ओके, सो द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी ऑफ द टेस्ट चार्ज पार्टिकल. It only depends on the amount of charge present on the test charge particle. यानी जो ये फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, जो ये आपका फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है स्मॉल क्यू पे कैपिटल क्यू के द्वारा, तो ये किस चीज पे डिपेंड करेगा, ये आपका जो स्मॉल क्यू पे कितना आपका चार्ज है उसके ऊपर डिपेंड करेगा. अब आपका जो ये चार्ज पार्टिकल है, आपने जो टेस्ट चार्ज पार्टिकल लिया स्मॉल क्यू, तो वो आपका पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है या तो फिर नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है. ओके, सो अब ये तो पता चल गई कि वो कैसे अट्रैक्ट करेगा, लेकिन अब उसकी डायरेक्शन भी देखनी पड़ेगी कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है. सो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिटरमाइंड बाय द चार्ज ऑन अ टेस्ट चार्ज पार्टिकल. फॉर डिराइविंग द डायरेक्शन of electric field intensity, the test charge is considered to be positive charge. Okay, so when a positive test charge particle is introduced to this electric field, it will experience the repulsive force. So हम उसके डायरेक्शन पता करने के लिए क्या करते हैं, जो भी आपने टेस्ट चार्ज पार्टिकल लिया है, जैसे हमने यहाँ पे स्मॉल क्यू लिया, सो ये स्मॉल क्यू हम क्या करेंगे, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल उसे कंसिडर करेंगे, ताकि जब भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो कैपिटल क्यू है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा, सो दोनों के बीच में आपका एक रिपल्सिव फोर्स होगा. क्यों? क्योंकि आपने कैपिटल क्यू भी पॉजिटिवली चार्ज लिया है और स्मॉल क्यू है जो उसको भी पॉजिटिवली चार्ज आपने कंसिडर किया है. ओके, सो दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स होगा, सो डायरेक्शन एक दूसरे से दूर होगी. तो ऐसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन हम लोग फाइंड कर सकते हैं. ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो बहुत ही सिंपल है. इट कैन बी डिफाइंड एज द फोर्स पर चार्ज ऑन टेस्ट चार्ज, यानी E इज इक्वल टू हम F बाई क्यू लिख सकते हैं. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज व्हाट, so electric field intensity is defined as the unit charge is sorry, the force per unit charge. Okay, so अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर्मूला हो गया. अब कूलम्स लॉ से भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो डिराइव कर सकते हैं. कैसे? क्योंकि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कहते हैं. सो इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्यों लग सकती है दोनों के बीच में, क्योंकि यहाँ पे हमने दो पार्टिकल दिए, एक कैपिटल क्यू और एक स्मॉल क्यू, तो उन दोनों के बीच में कुछ आपका स्मॉल आर का या फिर स्मॉल डी का आपका डिस्टेंस होगा दोनों के बीच में. सो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंगली उसे हम क्या कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, सो फोर्स इज इक्वल टू स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर. ओके, यहाँ पे के क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जैसे हमने कूलम्स लॉ में देखा था वैसे ही, और डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस. ओके, सो अगर ये स्मॉल क्यू आपका
जो है वो अमाउंट में आपका बहुत ही कम है, यानी उसे हम निगलेक्ट कर सकते हैं, या फिर उसकी वैल्यू स्मॉल क्यू की वैल्यू हम +1 रख सकते हैं। सो +1 अगर हम रखेंगे देन हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारा E इज इक्वल टू के इंटू कैपिटल क्यू डिवाइड बाय डी स्क्वायर। यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक, कितना चार्ज है, सोर्स चार्ज पे आपका कितना चार्ज है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है। डिस्टेंस किस किस के बीच का, सोर्स चार्ज का और टेस्ट चार्ज का। ओके, सो ये जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने डिराइव करी, ओके, तो वो तीन मेन पार्ट हैं उसके अंदर जिस पे वो डिपेंड करती है। कि फर्स्ट आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोनों के बीच का डिस्टेंस, ओके। देन आपका जो भी चार्ज है, जैसे कि हमारा यहाँ पे सोर्स चार्ज है Q, कैपिटल Q, सो कैपिटल Q से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन जो आपका स्मॉल q है उस पर आपका डिपेंडेंट नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि जो भी आपका इलेक्ट्रिक स्मॉल q का चार्ज है उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कंपैरिजन टू चार्ज जो कैपिटल Q आपने बड़ा वाला लिया चार्ज लिया है उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे बहुत ही कम है। सो उसे हम निगलेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो ये कंडीशन अगर हम अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के इक्वेशन में, सो हमें क्या इक्वेशन मिलेगा, देन E1 by E2 इज इक्वल टू d1 स्क्वायर अपॉन d2 स्क्वायर। ओके, ये सिंपल है। यहाँ पे आप k q1 q अपॉन डी स्क्वायर में आप रख दीजिए कि E1 डिवाइड बाई E2 इज इक्वल टू आपका जो भी डिस्टेंस का स्क्वायर है, यानी यहाँ पे सॉरी यहाँ पे d2 स्क्वायर आएगा, ऊपर d2 स्क्वायर आएगा और नीचे आपका d1 स्क्वायर आएगा। ओके, तो वो चेक कर लेना, d2 स्क्वायर अपॉन d1 स्क्वायर आएगा। नाउ पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। सो हम इसमें क्या करेंगे दो चार्ज पार्टिकल हम लोग कंसिडर करेंगे, एक आपका होगा कैपिटल Q, देन आपका एक होगा स्मॉल q। अब कैपिटल Q में बहुत सारे पॉजिटिवली चार्ज है, आयंस है, लेकिन जो आपका टेस्ट चार्ज लिया आपने यानी स्मॉल q0 लिया है उसमें आपका एक सिंगल पॉजिटिवली चार्ज एटम आयन है। ओके, सो ये फिगर को कंसिडर करो। सो ये फिगर में आपका जो कैपिटल Q है और स्मॉल q0 है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपका स्मॉल r है। ओके, दोनों के बीच का स्मॉल r है, यानी हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे लिख सकते हैं, अगर अगर वेक्टर फॉर्म में लिखनी है तो इस टाइप से हम लिखेंगे। सो व्हाट इज E इज इक्वल टू F बाई Q अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। सो कूलम्स लॉ के अनुसार और कूलम्स लॉ के अनुसार फोर्स क्या होता है, फोर्स है दोनों के बीच का फोर्स क्या होता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर चार्ज, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस। सो हम फोर्स की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे एंड देन जो हमारा Q है, सो यहाँ पे हम Q रखेंगे। ओके, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। सो व्हाट इज, उसके बाद हम यहाँ पे जैसे Q से Q कट गया, सो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आएगा, के ई क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे के ई की वैल्यू तो सेम ही है 8.98 इंटू 10⁻⁻12। ओके, तो ये हमारे के की वैल्यू तो सेम ही रहेगी। सो यहाँ पे जो है ई है वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, लेकिन जो डिपेंड करती है किस पे, ये जो आपकी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन है वो डिपेंड करती है किस पे, आपके ऑब्जेक्ट पे डिवाइडेड बाय आपके चार्ज पे, जो भी आपका चार्ज है उस पर डिपेंड करती है। ओके, सो यहाँ पे जो आपका डायरेक्शन है वो कैपिटल Q अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन,
जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कैपिटल क्यू पे डिपेंड करती है, ना कि आपका स्मॉल क्यू पे। ओके, सो स्मॉल क्यू को अगर आप, स्मॉल क्यू 0 है, अगर आप इसको डबल भी कर देते हैं, डबल भी अगर आप कर देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे किसी भी तरीके का चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा। ओके, क्योंकि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कैपिटल क्यू पे आपका डिपेंड करती है, ना कि आपका जो आपने टेस्ट पार्टिकल लिया है उस पे। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम द पॉइंट चार्ज इन ऑल डायरेक्शन एंड द सर्कल रिप्रेजेंट द स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ये आपका एक कैपिटल क्यू है, जो आपने यहाँ पे पार्टिकल लिया था वो है। देन जो आपकी फील्ड की डायरेक्शन है वो आउटवर्ड्स की तरफ है, क्योंकि आपने इसे पॉजिटिवली चार्ज पूरा पार्टिकल लिया था इसलिए। ओके, सो ये हमारा पॉइंट फॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज से कैसे होता है इसके बारे में जानकारी थी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। ओके, लाइन चार्ज के दौरान, लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है वो भी देख लेते हैं। अब आप एक चीज कंसिडर करें, यहाँ पे एक यूनिफॉर्मली चार्ज वायर ले, ओके, जिसको हम एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है। अब इसमें हम क्या करते हैं कि एक पी पॉइंट हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं, स्पेस में हम पी पॉइंट कंसिडर करेंगे, और किसी एक यहाँ पे जो हमने यूनिफॉर्मली चार्ज वायर लिया है उसमें एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे जिसकी लेंथ होगी dx। ओके, और जिसका जो डिस्टेंस है लेफ्ट हैंड से आपका, लेफ्ट हैंड से डिस्टेंस आपका x मीटर होगा। ओके, और टोटल लेंथ आपकी जो आपने कंसिडर करी है वो आपकी होगी कैपिटल L1। सो हम एक पॉइंट कंसिडर करते हैं यहाँ पे। सो ये पॉइंट से, ये जो हमने स्पेस में पॉइंट पी लिया, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या स्मॉल आर है। ओके, सो यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी यानी डीई होगा, स्मॉल डीई, जो हम यहाँ स्मॉल पार्टिकल, यहाँ पे स्मॉल एलिमेंट में हम कंसिडर कर रहे हैं। सो उसे हम कैसे लिखेंगे, तो स्मॉल डीई, अब इसमें यहाँ पे जो डी लिया वो क्या है, डी आपका फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है पॉइंट पी पे, किसकी वजह से, ये जो डी एक्स हमने कंसिडर किया इसकी वजह से। तो ये जो लाइन है, तो यहाँ पे फोर्स कैसे एक्सपीरियंस होगा, यहाँ पे होगा। ये जो स्मॉल, ये जो डी आपका कंसिडर है, ये जो डी है, यहाँ पे आपका फोर्स एक्सपीरियंस होगा। अब उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक आपका एक्स एक्सिस के लंब होगा और एक आपका एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा जिसे हम डी एक्स कहेंगे, और एक आपका वाई एक्सिस के पैरेलल होगा जिसे हम डी वाई कंसिडर करेंगे। ओके, सो ये डी कैसे लिखा जाएगा, डी आपका क्या है, वेक्टर सम है किस किस का, एक तो डी एक्स का और डी वाई का। ओके, सो डी एक्स के डायरेक्शन में आपका यूनिट वेक्टर क्या होगा, ए एक्स, और डी वाई के डायरेक्शन में आपका यूनिट वेक्टर होगा डी वाई। सो हम पूरा डी कैसे लिखेंगे, डी इज इक्वल टू डी एक्स इंटू ए एक्स प्लस डी वाई इंटू ए वाई। ओके, अब हम जानते हैं ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का इक्वेशन है कि लैम्बडा इंटू डी एक्स अपॉन 4πε r²। अब यहाँ फिगर से देखिए, फिगर में क्या है कि आपका जो ये डीई है, ओके, तो ये आपका रिजल्टेंट होगा, यहाँ पे रिजल्टेंट क्या होगा, ये वाला एंगल। ओके, ये वाला एंगल आपका रिजल्टेंट होगा। तो यहाँ पे हम थीटा कंसिडर करेंगे, ये हमने थीटा कंसिडर किया, सो डीई एक्स की वैल्यू क्या आएगी, डीई कॉस फाई। ओके, यानी अगर हम यहाँ पे कॉस थीटा कंसिडर करते हैं, अगर ये एंगल पे आप कॉस थीटा कंसिडर करेंगे, सो कॉस थीटा क्या आएगा आपका, कॉस थीटा आएगा आपका डीई एक्स डिवाइडेड बाय डी। सिमिलरली आपका डी एक्स डी वाई क्या आएगा, डी इंटू साइन थीटा। ओके,
ये मैं थोड़ा ये मिटा देता हूँ। ओके, सो हम ये कंपोनेंट्स को कैसे लिख सकते हैं, अगर हमें यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के रूप में लिखना हो, अगर हमारे जो डी एक्स है और डी वाई को, सो हम ऐसे लिख सकते हैं डी ई एक्स लैम्बडा इंटू कॉस थीटा इंटू डी एक्स अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर। सिमिलरली हम डी वाई को भी ऐसे लिखेंगे। अब ये जो वैल्यू आई, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। ओके, ये हमारा टोटली इक्वेशन नंबर 2 हो गया। और ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो गया। सो 3 की जो वैल्यू है यानी डी है हमारा, तो डी को हम कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, डी एक्स इंटू एक्स प्लस डी वाई इंटू ए वाई। ओके, ये हमारा मेन है जिसको हम स्टार से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये वाले इक्वेशन को हम स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। सो इक्वेशन नंबर 3 की जो वैल्यू है वो हम इक्वेशन नंबर स्टार में रख देंगे। सो हमारी वैल्यू होगी ये d इज इक्वल टू लैम्बडा कॉस थीटा डी एक्स अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू एक्स प्लस लैम्बडा साइन थीटा डी वाई और अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर इंटू ए वाई। ओके, सो ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा। नाउ अब हम टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी करेंगे जो वायर है हमारा उसके अलॉन्ग। यानी हमने एक स्मॉल पार्टिकल का तो हमने निकाल दिया कि कितने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, ये इक्वेशन नंबर 4 जितनी। लेकिन हमें अगर यहाँ टोटल लाइन पे हमें कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, सो उसे डिराइव करने के लिए हम यहाँ पे संकलन करेंगे। ओके, सो व्हाट इज ई, सो ई इज इक्वल टू व्हाट, अल्फा 1, ये जो आपका है अल्फा है। ओके, अल्फा 1 अप टू पाई माइनस अल्फा 2 तक हम इसका संकलन करेंगे और डी इंटू डी थीटा। नाउ अब डी की वैल्यू हम इधर पुट करेंगे, यहाँ पे पुट कर दी हमने। देन उसमें से ये हम मैथमेटिकली सॉल्व करने के बाद, हमारा पूरा मैथमेटिकली सॉल्व करने के बाद हमारा जो क्वेश्चन आएगा वो इस टाइप का आएगा। सो ई इज इक्वल टू व्हाट, ई इज इक्वल टू लैम्बडा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू साइन अल्फा 2। व्हाट इज साइन अल्फा 2, यहाँ पे आपका जो एंगल बनेगा, जो आपका राइट मोस्ट पॉइंट है उसका और पी के बीच में जो आपका एंगल बनेगा वो हमारा अल्फा 2 है। अल्फा 1 क्या है, जो आपका मोस्ट लेफ्ट पॉइंट होगा उसका और पी के बीच में जो भी आपका एंगल बनेगा वो अल्फा 1। देन यूनिट वेक्टर ए एस एन प्लस कॉस अल्फा 2 माइनस कॉस अल्फा 1 अपॉन इंटू ए वाई। ओके, सो इसमें दो टाइप के केस बन सकते हैं आपके। केस नंबर 1 आपका बनेगा कि जब अगर आपका ये पॉइंट पी है, अगर आपका यहाँ मिड पॉइंट में हुआ, यहाँ पे कहीं हुआ, सो क्या होगा, आपका एक ट्राइंगल बनेगा। ओके, सो ट्राइंगल ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा, यानी जो तीनों के जो एंगल, तीनों के जो बाजू है, तीनों की जो साइड्स हैं वो सेम होगी। सो क्या होगा, ये हमारे जो एंगल होंगे तीनों वो भी सेम होंगे। सो हमारा अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा 2 इज इक्वल टू अल्फा होगा। सो यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे। सो हमारा इक्वेशन क्या होगा, ई इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉस अल्फा इंटू ए वाई। ओके, सिमिलरली हमारा केस बनेगा केस नंबर 2, जब ये जो लेंथ है हमारी, ये जो हमने लेंथ कंसिडर करी है, जो L1 है कैपिटल, वो इनफाइनाइट हो। सो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। सो हमारी लाइन जो है पी पॉइंट है, पी पॉइंट से हमारी लाइन, पी हमारा पॉइंट कंसिडर होगा, इनफाइनाइट है तो यहाँ पे कहीं कंसिडर होगा ओरिजिन पे। ओरिजिन पे अगर कंसिडर होगा तो अल्फा 1 और अल्फा 2 की वैल्यू हमारी 0 होगी। सो अगर हम अल्फा 1 या अल्फा 2 0 रखते हैं यहाँ पे, सो हमारा इक्वेशन क्या आता है, ई इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एच इंटू ए वाई। ओके, सो
आज का ये लेक्चर था आपका पूरा। हमने इसमें कूलम्स लॉ के बारे में जानकारी ली, देन उसके वेक्टर्स, देन उस स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी कैसे लिखते हैं उसके बारे में जानकारी ली। फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में जानकारी ली। देन उसके बाद हमारे कूलम्स लॉ के अनुसार इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या इक्वेशन हो सकता है उसके बारे में जानकारी ली। देन हमने पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यानी पॉइंट चार्ज के कारण क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है और लाइन चार्ज के कारण क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है उसके बारे में हमने जानकारी